जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा जो एसआई का सेशन चल रहा है उसके संबंध में फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है संघीय प्रणाली। दोस्तों, ये कबीर जी का दोहा है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा है, तेरा तुझको सौंपता हूँ, क्या लागे मेरा है। वे कहते हैं कि हमारे पास जो भी है दोस्तों, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे रिश्ते हो, वो सब ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए हैं। ठीक है। तो अगर आपसे कुछ भी चीज़ अगर आपसे छूटती है, चाहे वो आपका रिश्ता हो किसी से, चाहे आपकी संपत्ति हो, तो उसका कोई किसी बात के दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों जीवन में जो एक स्थायी बात है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसी के संबंध में इरफान खान ने भी एक बात कही है कि आखिर में सब कुछ जाने देने का नाम ही जिंदगी है। इसलिए दोस्तों, हम अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। और जो दुनिया में जो भी कुछ घटित होता है दोस्तों, क्षणिक होता है, बस वक्त की नजाकत होती है। ठीक है। और वक्त बदलता जरूर है। ठीक है दोस्तों, आज हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। संघीय प्रणाली, मूल अवधारणा। संघीय सरकार, एकात्मक सरकार। अब दोस्तों, अब ये संघीय प्रणाली क्या होती है? ठीक है, संघीय प्रणाली क्या होती है, पहली बात तो आपको ये जान लेना आवश्यक है कि संघीय प्रणाली क्या होती है। तो दोस्तों, जैसे कोई व्यवस्था है, ठीक है, कोई व्यवस्था है या सरकारी जो व्यवस्था है, जैसे कि किसी देश को संचालित करने की व्यवस्था है, उसमें एक केंद्र सरकार रहेगी। ठीक है। और केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें रहेंगी। विभिन्न राज्य सरकारें रहेंगी। तो ये जो व्यवस्था का नाम दोस्तों क्या कहलाता है? संघीय प्रणाली या संघीय व्यवस्था इसे कहा जाता है। संघीय प्रणाली मतलब जहाँ पे शक्तियाँ विभाजित होकर केंद्र और राज्यों के रूप में रहती है, वो क्या कहलाती है? संघीय प्रणाली कहती है। जिसमें केंद्र के कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ पे वो क्या करेगी? अपना कार्य करेगी। कुछ राज्य के सीमित क्षेत्र होते हैं जहाँ पे राज्य करेगी। ये संघीय व्यवस्था है। तो इसमें शक्तियाँ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों संविधान द्वारा विभाजित होती है। उदाहरण अमेरिका, कनाडा। ठीक है दोस्तों, हमारे देश में क्या है? संघीय व्यवस्था है। आपको ध्यान होगा कि हमारे देश में कितना है? एक केंद्र सरकार है, ठीक है, और 28 राज्य सरकारें हैं। तो इनसे सभी मिलके क्या होता है दोस्तों? संघीय प्रणाली का निर्माण होता है। और जिसमें 8 राज्य सरकारों के साथ में 8 केंद्र शासित प्रदेश भी इस संघीय प्रणाली में क्या होते हैं? अपनी भूमिका निभाते हैं। तो दुनिया के ऐसे कौन कौन से देश हैं दोस्तों? अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका में 50 स्टेट है, ठीक है, वहाँ पे एक केंद्र सरकार है और 50 राज्य सरकार है। केंद्र सरकार में कौन? जो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के कौन है? राष्ट्रपति हैं। फिर कनाडा दोस्तों, कनाडा में भी क्या है? संघीय प्रणाली है, वहाँ पे भी केंद्र सरकार है और फिर राज्य सरकारें हैं। ऑस्ट्रेलिया भी दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में भी क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, या इसमें क्या है? शक्तियों को विभाजित किया गया है। तो संघीय जो प्रणाली, इससे क्या तात्पर्य है दोस्तों? कि जहाँ पे जो शक्तियों का विभाजन या देश को संचालित करने की जो व्यवस्था रहेगी, वो केंद्र सरकार एक केंद्र पे रहेगी और राज्य सरकार में विभाजित होगी। अब आपके मन में ख्याल आया होगा, ठीक है, आपके मन में ख्याल होगा कि भारत ने संघीय प्रणाली को क्यों अपनाया है? ठीक है, संघीय प्रणाली क्यों अपनाया है? क्योंकि दोस्तों, जो हमारा देश है, ठीक है, हमारा जो देश है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, 32 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? कुल भौगोलिक क्षेत्र है। तो इतने बड़े देश को, ठीक है दोस्तों, ये हमारा देश है मान के चलो। तो इतने बड़े देश को यहाँ पे बैठ के कोई यहाँ भी नियंत्रित करना है, यहाँ भी कंट्रोल करना है, यहाँ भी कंट्रोल करना है, यहाँ भी कंट्रोल करना है। तो इससे क्या होता है दोस्तों? डिसीजन के पहुँचने में और यहाँ की प्रतिक्रिया होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। इसलिए प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार क्या देश का क्या कर दिया गया है? विभाजन कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए हमने क्या कहा? संघीय प्रणाली को अपनाया है, क्योंकि प्रशासनिक ज़रूरत होती है दोस्तों। कोई भी एक केंद्रीय सत्ता क्या होती है? अब अधिकतम दूरी दूरी के क्षेत्र तक भी क्या होता है? अपना प्रशासनिक जो बल नहीं रख पाती है, या वहाँ पे जो शक्तियाँ क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। फिर एकात्मक सरकार क्या होती है? एकात्मक सरकार की सभी शक्तियाँ राष्ट्रीय सरकार में होती है। ठीक है, कि जैसे हमारे देश में एक केंद्र सरकार है, जो कहाँ है? दिल्ली में। फिर अलग अलग राज्य सरकार है, जैसे एमपी हुआ, बिहार हुआ, यूपी हुआ। तो दोस्तों, एकात्मक सरकार में केवल एक केंद्र सरकार ही होती है, जो राज्य सरकारें नहीं होती है। इनसे संबंधित जो गतिविधियां वो कौन करती है? केंद्र सरकार ही करती है। ठीक है दोस्तों, जिसके उदाहरण कौन सा? ब्रिटेन में एकात्मक सरकार है, फ्रांस हुआ, जापान हुआ। ठीक है।
तो संघीय सरकार जहाँ पे जो शक्तियों का विभाजन रहेगा केंद्र और राज्यों के बीच में रहेगा, और एकात्मक सरकार जहाँ एक केंद्रीय सरकार ही क्या रहेगी, समस्त देश को संचालित करेगी। ठीक है, अब देखते संघीय और एकात्मक सरकार की तुलना में क्या क्या है। ठीक है, तुलना दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं। संघीय सरकार, पहला क्या रहेगा, इसमें दोहरी सरकार है। ठीक है, मतलब केंद्र पे रहे, केंद्रीय स्तर पे रहेगी केंद्र सरकार, राज्य स्तर पे राज्य सरकार रहेगी। केंद्र का जो काम करने का अपना क्षेत्र विशेष होता है, राज्य का अपना क्षेत्र विशेष होता है। ठीक है, मतलब अपने निर्धारित कानून के अंतर्गत ही या जो कानून बना सकती है। फिर एकात्मक सरकार में एकल सरकार या केवल केंद्र सरकार होती है, जो क्या रहती है, संपूर्ण देश को क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है, संचालित करती है। फिर बात आती है कि संघीय सरकार में क्या रहता है, लिखित संविधान होता है। अब लिखित संविधान और यहाँ लिखित संविधान है। ठीक है, एकात्मक में अब इसमें लिखित संविधान होने की क्या आवश्यकता है। क्या है दोस्तों कि जब शक्तियों का विभाजन होता है, ठीक है, शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो शक्तियों का विभाजन लिखित संविधान के माध्यम से निर्धारित कर दिया गया है कि इन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, इन विषयों पर राज्य सरकार बनाएगी। अब अगर क्या स्थिति अगर कैसी आ जाती है दोस्तों कि केंद्र सरकार राज्य के जो विषय है उसमें संबंधित कानून बनाने लगे, या राज्य सरकार केंद्र के विषय में कानून बनाने लगे, तो दोनों को जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो कोर्ट द्वारा संविधान दिखाया जाएगा, देखिए कि ये विषय जो संविधान में उल्लिखित है, इनने आपने इनका उल्लंघन किया है, आपका दायरा इन विषयों पे नहीं था, तो आपने क्यों कानून बनाया है। मतलब एक प्रकार से स्पष्टता आती है कि पर्टिकुलर काम डिसाइड कर दिया गया कि और वो काम के बारे में उल्लेखित भी कहाँ कर दिया गया है, संविधान में। इसलिए लिखित संविधान की आवश्यकता होती है इसमें, संघीय प्रणाली में, क्योंकि तो केंद्र और राज्यों के मध्य में क्या हो, किसी प्रकार के टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। फिर एकात्मक सरकार में जब एक ही सरकार है, ठीक है, मतलब किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न संभावना नहीं है, तो वहाँ लिखित हो चाहे अलिखित हो, दोनों बात चल जाती है। अब शक्तियों का विभाजन है, यहाँ शक्ति केंद्र में है। शक्तियों का विभाजन क्यों है कि भाई राज्य भी क्या कर सकता है, केंद्र की शक्ति का अतिक्रमण कर सकता है। केंद्र भी, मोदी जी भी पावरफुल है, वो राज्य की शक्ति का अतिक्रमण कर सकते हैं, राज्य पे मतलब अपना दबाव डाल के कोई काम करवा सकते हैं, किसी योजना को लागू करवा सकते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के संबंध में क्या होता है दोस्तों, विवाद उत्पन्न हमेशा उत्पन्न होता है कि जो केंद्र सरकार रहती है अपनी योजना को यहाँ लागू कराना चाहती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के रहते कुछ योजना को पहले से ही लागू कर चुका होता है, तो उस संबंध में विवाद देखा गया है। तो शक्तियों के विभाजन का यही अर्थ था दोस्तों कि शक्तियों का विभाजन कर दिया जाएगा, तो अपने दायरे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाएगी और उनको संचालित करेगी। अगर विभाजन नहीं रहेगा तो ये अस्पष्टता नहीं रहेगी। अब अस्पष्टता कहीं नहीं होती है दोस्तों, तो विवाद तो जाहिर सी बात है, चाहे वो रिश्ते में हो चाहे वो कार्यप्रणाली में हो, विवाद उत्पन्न हो जाता है। फिर संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, सर्वोच्च भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक हाथ में संविधान सर्वोच्च क्यों है कि जब दोनों की लड़ाई चलेगी, केंद्र और राज्य की, अगर विवाद उत्पन्न होता है तो कहाँ देखने जाएंगे, संविधान को देखने जाएंगे, देखो भैया इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। ठीक है, मतलब तुम हमारे दायरे से बाहर काम कर रहे थे, ठीक है, और तुम हमारे दायरे में काम कर रहे थे, तो कहाँ संविधान क्या रहेगा, सर्वोच्च रहेगा, मतलब संविधान ही लागू रहेगा। तो संविधान जब सर्वोच्च है तो संविधान की सर्वोच्चता मतलब संविधान की आपको बात माननी पड़ेगी। तो संविधान की सर्वोच्चता है, एकात्मक में आवश्यक नहीं है कि हो। कठोर संविधान, कठोर संविधान है कि मान के चलो केंद्र सरकार पावरफुल हो गई, केंद्र सरकार 400 प्लस सीटें ले आई, 400 प्लस सीटें ले आई, 400 प्लस सीटें लाई, और अब केंद्र सरकार इतनी पावर हो कि वो संघीय व्यवस्था को क्या होना चाहिए, परिवर्तन करना चाह रही है। तो संघीय व्यवस्था में क्या होता है दोस्तों, 2/3 बहुमत से दोनों सदनों से प्लस 15 राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। अगर यहाँ पे 2/3 बहुमत की जगह साधारण बहुमत होता, 15 राज्यों की अनुमति नहीं होती, तो केंद्र सरकार क्या करेगी दोस्तों कि अपने 2 ही सदन बुलाएगी, एक एक वो दोनों में क्या विधेयक पास करके संघीय व्यवस्था को परिवर्तित कर देगी। इसलिए कठोर संविधान की आवश्यकता महसूस की गई है कि जब जो केंद्र सरकार रहती है, सत्ताधारी वर्ग रहता है, अत्यधिक पावरफुल हो जाता है, पूर्ण बहुमत से ऊपर की जो सीटें प्राप्त कर लेता है, तो वो कहीं तानाशाही का रूप ना ले ले, इसलिए कठोर संविधान लागू किया गया। फिर लचीला या कठोर, इसमें दोनों हो सकता है। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका शक्तियों के विभाजन में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों की शक्तियों का विभाजन किया गया है कि जब विवाद उत्पन्न होगा तो ऐसा व्यक्ति तो होना चाहिए कि जो दोनों न्यूट्रल रूप से एक दूसरे को सुने और
वस्तुनिष्ठ आधार पे क्या अपना डिसीजन प्रदान करे। अगर न्यायपालिका पहले से ही किसी एक पक्ष के जो पक्ष में झुकी है, जैसे केंद्र सरकार के पक्ष में या राज्य सरकार, तो फिर जो न्याय स्पष्ट रूप से तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि वो केंद्र सरकार का भी पक्ष ले सकती है, राज्य सरकार भी। तो न्याय दोस्तों, न्याय के संबंध में कहा जाता है कि न्याय होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका के जो प्रावधान क्या किया किया गया है, ठीक है, क्योंकि एक न्यूट्रल जो व्यवस्था रहेगी, वो दोनों के पक्ष को बराबर सुनेगी, वो तार्किक आधार पर क्या रहेगी, अपना डिसीजन देगी। इसलिए संघीय व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है। न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, वो ठीक है, इसमें ये प्रावधान। द्विसदनी विधायिका, यहाँ पे दोस्तों हमारे यहाँ पे लोकसभा है और राज्यसभा है, दो सदन है। यहाँ एक सदन है द्विसदनी, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार एक सदन भी हो सकता है, और थोड़ा बड़ा देश होगा दोस्तों, दो सदन भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं भारतीय संविधान के संघीय लक्षण। दोहरी राज्य व्यवस्था है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। क्यों किया गया है, ये आपको बतला दिया गया है। लिखित संविधान है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है दोस्तों, ठीक है। कब लागू हुआ था, 26 जनवरी, ठीक, 1950 को लागू हुआ था। शक्तियों का विभाजन, संघ सूची है दोस्तों, जिसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची, जो इसमें क्या है, कानून बनाने का अधिकार किसे, राज्य सरकार को ही है। समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है, लेकिन इसमें टकराव की स्थिति आएगी तो केंद्र को क्या दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। अब हाँ, ये 7वीं अनुसूची है दोस्तों, है ना। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची वाले में 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र और राज्यों के कानून संविधान के अनुरूप होने चाहिए। संविधान सर्वोच्च क्यों है, क्योंकि अगर दोनों को मत विवाद उत्पन्न होगा तो किसकी बात मानी जाएगी, जो सर्वे सर्वा होगा या प्रभुत्वशाली होगा, तो वो कौन है, हमारे देश में संविधान। कठोर संविधान क्यों है, कि जब केंद्र सरकार क्या रहती है, पूर्ण बहुमत की स्थिति में होगी, तो वो अपनी इच्छा अनुसार उसमें या अपनी परिवर्तन ना कर सके, इसलिए क्या कठोर संविधान बनाया गया है। 2/3 बहुमत प्लस 15 आधा से अधिक राज्य यानी 15 राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका इसलिए दोस्तों कि दोनों को पक्ष बराबर रूप से सुन सके और तार्किक आधार पर या वस्तुनिष्ठ आधार पर अपना डिसीजन दे सके। द्विसदनी विधायिका, राज्यसभा है दोस्तों। राज्यसभा क्या उच्च सदन है हमारा, जो कभी भंग नहीं होता है, ठीक, कभी भंग नहीं होता है। और जो लोकसभा होता है वो 5 5 वर्ष में इसके क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, आम चुनाव बोला जाता है, जिसमें हम मोदी जी का चुनाव करते हैं, ठीक। अब संविधान के एकात्मक लक्षण कौन से हैं, ये संघात्मक हो गए थे दोस्तों, अब एकात्मक। केंद्र सरकार मजबूत है निश्चित रूप से दोस्तों कि, ठीक है। संघ सूची में अधिक विषय हैं दोस्तों, 98 विषय उल्लेखित किए गए हैं। समवर्ती सूची पर भी केंद्र का प्रभुत्व, समवर्ती सूची में ये बात की गई है दोस्तों कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अगर विवाद उत्पन्न होता है किसी विषय के लिए, तो केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या रहेगी, उसके कानून की वरीयता दी जाएगी। तो मजबूत केंद्र है ना, ठीक है। तो संघ सूची में पहले तो विषय ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा विषयों पे क्या होगा, कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, और कम विषयों पे इसको है, राज्य। फिर राज्यों का विनाश, संसद राज्यों की सीमा नाम क्षेत्र में बदल सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 2 और 3 में दोस्तों राज्यों के गठन और सीमा परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं कि संसद किसी भी राज्य की जो क्षेत्र को विभाजित कर सकती है, नया नाम परिवर्तित कर सकती है। तो इसलिए क्या है, जहाँ एकात्मक के लक्षण दिखाई देते हैं कि राज्य जरूर है, भाई तुमने शक्तियों का विभाजन किया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार है, लेकिन तुम हमारा नाम भी परिवर्तन करने का क्या रख रहे हो, एक प्रकार से अधिकार रहेगा। तो ये संघात्मक ना हो कि एकात्मक ही तो है, लेकिन फिर भी क्या है दोस्तों, संघात्मक भी हमारे यहाँ पे मौजूद है। एकल संविधान है कि संविधान एक है, ठीक है दोस्तों। भाई उत्तर प्रदेश के लिए भी एक संविधान है, बिहार के भी लिए वही है, तमिलनाडु के लिए, पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए भी एक संविधान है। तो एक संविधान है, तो एकात्मकता के लक्षण हमारे यहाँ दिखाई देते हैं। संविधान का लचीलापन, अधिकांश संशोधन संसद द्वारा किए जा सकते हैं दोस्तों। जो संघीय व्यवस्था के जो संशोधन होते हैं, ठीक है, उसमें 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य। बाकी के जो अन्य संशोधन होते हैं, जो साधारण विषय से संबंधित होते होते साधारण बहुमत द्वारा भी पास किया जा सकता है। इसलिए क्या होता है, संसद को जो संविधान में संशोधन करने का क्या है, ज़्यादा क्षेत्रीय अधिकार प्रदान किया गया है, मतलब केंद्र सरकार की मजबूती है, मतलब एकात्मकता के लक्षण है।
फिर राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में जनसंख्या। दोस्तों जो राज्यसभा की सीटें हैं हमारी, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ की है, कितनी, 31 सीटें कहाँ की है, यूपी के। ये सीटों का वितरण क्यों किया गया है दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर सीटों का वितरण किया गया है, क्योंकि हमारे देश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश तो राज्य कौन सा है, यूपी है। और मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीटें कितनी है दोस्तों, 11। सबसे ज़्यादा किसकी, यूपी की है, मध्य प्रदेश की 11 सीटें हैं। तो इसलिए क्या है, असमान प्रतिनिधित्व है, जिस छोटा भले ही छोटा राज्य है लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है तो उसको क्या सीट ज़्यादा मिल जाएगी, तो प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। आपातकालीन प्रावधान क्या होते हैं दोस्तों, कि जो देश पे संकट आ जाता है तो राज्य सरकारें क्या भंग कर दी जाती है, और केंद्र सरकार क्या सकती, पूरे देश का कंट्रोल कर सकती, राज्यों में भी अपने कानूनों को लागू कर सकती। ठीक है, कौन किस प्रकार से कार्य करेगा, सभी का निर्देश और आदेश देना केंद्र सरकार करने लगती है। जो अभी मोहन यादव जी कर रहे हैं, वो काम भी कौन करने लगी, केंद्र सरकार, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल करने लगे। एकल नागरिकता है, भारतीय नागरिकता, राज्यों की अलग नागरिकता नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ कोई केवल भारतीयता के रूप से हम जाने जाते हैं, बिहारी, नेपाली, जो सॉरी बिहारी, अ, मराठी, इस प्रकार की क्या है, अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाती है तो इस प्रकार की बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। एकीकृत न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य न्यायालय एकीकृत ढांचा है। जब एक ही न्यायपालिका तो ये एकात्मकता के लक्षण दिखते हैं। आपातकालीन प्रावधान भी दोस्तों केंद्र सरकार ही लगा सकती है, 352, 356, 360। तो यहाँ पे भी केंद्र मजबूत दिखाई दे रही, मतलब एकात्मकता के लक्षण है। अखिल भारतीय सेवाएं होती है दोस्तों, आईएएस होता है, वह भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा, आईएफएस भारतीय वन सेवा। ठीक है, ये क्या है, ये राज्य लेवल पे काम जरूर करते हैं, पर इनके काफ़ी सारे जो इनके कृत्य है, काम है, ये क्या केंद्र सरकार डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एकात्मकता के लक्षण है। राज्य सूची पर संसद का अधिकार क्या होता है, अनुच्छेद 249 में दोस्तों वर्णित किया गया है कि जो केंद्र सरकार है राष्ट्रहित में, केंद्र सरकार राष्ट्रहित में राज्य सूची, अभी अब मैंने ये बात करी थी दोस्तों कि 3 सूची का वितरण किया गया है। ठीक है, 3 सूचियों की बात की गई, संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों लेकिन विवाद पे वो बनाएगी। तो यहाँ पे क्या है, राज्य सूची में संसद को अधिकार है, ये तो संघीय प्रणाली का वो है ना दोस्तों, अतिक्रमण है, क्योंकि ये एकात्मकता के लक्षण दिख रहा है। तो भाई संसद को किन संघ सूची के विषय में बनना चाहिए कानून, पर राज्य में बना रही, तो ये इसलिए क्या है, विवाद का विषय है दोस्तों, कि हमारे यहाँ एकात्मकता के भी ज़्यादा प्रावधान दिखाई देते हैं। राष्ट्रहित में राज्यसभा सिफारिश पर संसद कानून बना सकती है। 249 अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राष्ट्रहित में अगर लगता है कि राज्य सूची में कानून बनाना है तो वो कानून बना सकती है। अब भारतीय संघवाद की प्रकृति, संघवाद मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में ये क्या है, पूरा गठजोड़ है, ये संघवाद है। ये प्रकृति किस प्रकार की, कि पूरी तरीके से संघ भी नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया दोस्तों, पूरी तरीके से एकात्मक भी नहीं है, ये भी हमने देख लिया। तो इसकी प्रकृति क्या है भाई, हमने जो पिछले इसमें संघीय लक्षण भी मौजूद है। ठीक है, संघीय लक्षण भी ये मौजूद है, ये एकात्मक लक्षण भी मौजूद है। तो जब दोनों लक्षण मौजूद है तो हम मतलब हमारे जो प्रणाली को किस नाम से जानेंगे, भाई संघीय भी नहीं कह सकते और एकात्मक भी नहीं कह सकते, क्योंकि समय समय पे दोनों लक्षण मौजूद है। तो इसी के संबंध में जो संविधान निर्माता, जो विद्वान व्यक्ति थे या फिर जो अंबेडकर जी थे, इन्होंने इनके अनुसार भारतीय संविधान संघीय है। ठीक है, लेकिन इसमें एकात्मकता के लक्षण भी मौजूद है। तो ये दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान संघीय है लेकिन एकात्मकता के लक्षण है, ये स्टेटमेंट किसका है। ठीक, ये स्टेटमेंट किसका है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संघीय संविधान है लेकिन एकात्मकता के लक्षण किसने कहा है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन्होंने कहा है। केसी बियर ने क्या है, इसे अर्धसंघीय कहा। अर्धसंघीय मतलब आधा संघीय और आधा एकात्मक है। तो केसी बियर का भी दोस्तों ये पूछा गया है। ठीक है, केसी बियर का भी पूछा गया कि अर्धसंघीय भारतीय संविधान को किसने कहा है, तो केसी बियर ने। ग्रेनमिल ऑस्टिन ने क्या है, सहकारी संघवाद है। सहकारी संघवाद मतलब राज्य जो सहयोगात्मक भूमिका रहेगी संघ के निर्माण में का, तो सहकारी संघवाद है। ठीक है, तो अम्बेडकर ने संघीय लेकिन एकात्मक,
केसीबीए अर्ध संघीय, ग्रेन मिल स्टील, सहकारी संघवाद। अब सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय रहा 1994 में? एसआर बॉम्बे केस में सर्वोच्च न्यायालय ने संघवाद को भारतीय संविधान की मूल संरचना के बारे में कहा। मूल संरचना से क्या तात्पर्य होता है दोस्तों? मूल संरचना मतलब होता है संविधान, संविधान की मूल भावना। ठीक, संविधान की मूल भावना जिसे बदला नहीं जा सकता संसद द्वारा। ठीक, बदला नहीं जा सकता संसद द्वारा। तो जो हमारी संघीय व्यवस्था है दोस्तों, उसमें संसद या जो सरकार है किसी भी प्रकार का इस प्रकार से कानून नहीं ला सकती कि वो केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों का जो एक प्रकार से विभाजन किया उससे क्या हो, उसमें हस्तक्षेप हो, इसमें कोई परिवर्तन हो। तो ये एसआर मुंबई केस में संघवाद क्या है, हमारी संविधान की मूल संरचना का अंग बताया गया। अब भारतीय संघवाद की कौन कौन सी चुनौतियां हैं? राज्यों के मध्य विवाद, सीमा विवाद है। ठीक है, सीमा विवाद महाराष्ट्र कर्नाटक, ठीक है दोस्तों, सीमा के लिए लड़ रहे हैं। कावेरी जल विवाद भी है दोस्तों। ठीक है, अभी वर्तमान में, ठीक है, आज के दिन आप देख रहे होंगे कि तमिलनाडु में स्टालिन द्वारा जो हमारा रुपए का सिंबल है, इसकी जगह उन्होंने अपना ऐसा सिंबल का इस्तेमाल कर लिया। तो दोस्तों ये क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है सभी देश में क्या होता है, समान रूप से लागू होता है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो एक प्रकार से क्या होता है, गैर कानूनी है, इसमें कोई कार्रवाई की जा सकती है। तो जो एम के स्टालिन है दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उन्होंने इसका अपमान किया है। तो क्या है, केंद्र और राज्यों के मध्य, तमिलनाडु और जो दिल्ली सरकार के मध्य क्या हुआ, विवाद उत्पन्न हो गया है। तो क्या होता है दोस्तों, संघवाद में इस प्रकार की जो चुनौतियां हैं वो आती रहती है। राज्यों की स्वायत्ता की मांग, केंद्र सरकार अधिक वित्तीय सहायता हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। जैसे दोस्तों बिहार को पिछले बजट में 60,000 करोड़ रुपए प्रदान कर दिए गए थे। ठीक, तो इससे क्या होता है दोस्तों कि जब 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, एक केंद्र सरकार है, तो किसी विशेष राज्य को चुनाव के चलते, ठीक, चुनाव के चलते विशेष राज्य को इतना बड़ा जो अमाउंट है या राशि है प्रदान करना क्या है दोस्तों, एक प्रकार से गलत मतलब गलत सूचित करता है, क्योंकि अन्य राज्य भी है, उनकी भी कुछ ज़रूरतें हैं, उनकी भी आवश्यकता है। तो सभी में जो राशि का समान वितरण होना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव के कारण क्या होता है, संघवाद की कभी कभी क्या होती है, आलोचना होती है। क्षेत्रीय दलों का होता है, तमिलनाडु में डीएमके है, आंध्र प्रदेश में टीडीपी हुआ। राज्यों क्षेत्रीय दलों के सत्ता में आना, ठीक है, ये सत्ता में इसलिए आते हैं क्योंकि क्षेत्रीयता का उद्भव हो रहा। ठीक है, संघवाद क्या है दोस्तों, संघवाद में क्या होता है कि अगर क्षेत्रों का जो शक्तियों का या अधिकारों का, भाई आप आंदोलन कब करेंगे, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप आंदोलन कब करेंगे, जबकि आपके अधिकार आपको नहीं मिलेंगे। अधिकार आपको नहीं मिलेंगे तो आंदोलन करेंगे। तो क्षेत्रीय जो दल का उद्भव इसीलिए होता है कि जो केंद्र सरकार होती है वो इनकी क्या होती, मांगों को नहीं मानती है, मतलब जो संतुलन है संघवाद का वो बिगड़ा हुआ है। ठीक है, तो इनका उदय क्षेत्रीय दलों का यही है कि संघवाद के खिलाफ चुनौती दी जा रही है। नए राज्यों का गठन, क्षेत्रीय आकांक्षा पूरा करने के लिए झारखंड और मिजोरम ये राज्य गठित किए गए। अब दोस्तों ये हमने आपके विशेष सुविधा के लिए आ, एक हमारे जो प्रोग्राम में एक नई चीज़ जोड़ी है कि आपको पर डे आपको जो पूछे गए हैं जो पूरे भारतवर्ष में या जो सरकारी एग्जाम के जो भी पेपर रहे हैं उनमें समय समय पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टॉपिक से संबंधित, वो आपको हम प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये जो हमारा जो अभिनव प्रयोग है आपको पसंद आएगा। भारतीय संविधान में संघ शब्द का किस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है? ठीक है, अनुच्छेद 1, 352, 368, 370। तो जो संघ है दोस्तों ये अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। इसका आंसर क्या आएगा, अनुच्छेद 1। दोस्तों जो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक, भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब भारत में केंद्र सरकार रहेंगी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इन सबसे मिलकर क्या होगा, हमारे संघ का निर्माण होगा। ये बात कहाँ लिखी गई है, अनुच्छेद 1 में लिखी गई। ठीक है, अनुच्छेद 1 में लिखी गई। फिर जो दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख कहाँ से किया गया है? तो दोस्तों ये 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में तीनों अनुसूची के बारे में बतलाया है कि संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी,
जो राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची में दोनों को अधिकार है टकराव में कि कौन बनाएगी, केंद्र सरकार। तो 7वीं अनुसूची। संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं दोस्तों, 98 विषय। ठीक है, मतलब ज्यादा जो विषय है उन पे कानून बनाने की शक्ति किसे है, केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार कितने, 68, कितने हैं, 98 विषय। भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। क्या दोस्तों हम मध्य प्रदेश की नागरिकता के अलग से पासपोर्ट रखे हैं, क्या नहीं रखे हैं, क्योंकि हम केवल भारतीय हैं। शुरू से लेकर अंत तक क्या है, हम केवल भारतीय हैं, केवल भारतीय हैं, केवल भारतीय हैं। तो किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता। दोहरी नागरिकता, ये अमेरिका में है दोस्तों, एकल नागरिकता हमारे देश में है, राज्य नागरिकता नहीं है। और वैश्विक नागरिकता, तो आपको याद रखना है वैश्विक नागरिकता ना लगा के एकल नागरिकता लगाना है। आपातकाल के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, आपातकाल से संबंधित होता है कि हमारे देश पे संकट आना। ठीक, तो ये 3 प्रकार के संकट होते हैं दोस्तों। एक होता है संपूर्ण देश में, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। दूसरा होता है राज्य राज्य लेवल पे, ठीक, राज्य स्तर पे होता है, जिसे क्या बोला जाता है, राष्ट्रपति शासन बोला जाता है। और तीसरा होता है दोस्तों फाइनेंशियल, जैसे वित्तीय आपातकाल वाले। तो ये 3 आपातकाल की बात की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 है, राष्ट्रपति शासन 356 है, और वित्तीय आपातकाल 360 है। तो आपातकाल कितने हैं, 3 प्रकार के हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। राज्यसभा में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किस आधार पर होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा यूपी की सीटें हैं, क्यों हैं, जनसंख्या के कारण। तो जो क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन ना तो क्षेत्रफल के आधार पे होता है, ना जनसंख्या के आधार पे होता है। ठीक है, आर्थिक स्थिति ये आधार नहीं है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र की विफलता पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, 356। ठीक है, जो दूसरा वाला आपातकाल होता है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन बोला जाता है। कि जब कोई राज्य सरकार रहती है, ठीक, राज्य सरकार रहती है, या जैसे एमपी सरकार है, वो केंद्र के निर्देशों को पालन में विफल रहती है, यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ जाता है या तानाशाही लागू हो जाती है, तो क्या राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लग जाए। भारतीय संविधान किस प्रकार की न्यायपालिका का प्रावधान है, स्वतंत्र है, एकीकृत है, दोहरी है, ये भी दोनों। कौन सी है दोस्तों, जल्दी बतलाइए आप। स्वतंत्र तो है कि भाई डिसीजन जब भी दे पाएंगे जब स्वतंत्र है। एकीकृत मतलब इस प्रकार से शेप बना हुआ है, यहाँ 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 और ये सर्वोच्च टॉप पे। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा दोनों, 1+2, कि स्वतंत्र भी है और एकीकृत भी है। एकीकृत मतलब ये जिला न्यायालय और ये सर्वोच्च न्यायालय। इस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 249 आएगा। इसमें एक बात और ध्यान रखिए कि वो होगा दोस्तों राष्ट्रहित। राष्ट्रहित शब्द आवश्यक रूप से होना चाहिए कि जब संसद अगर कोई कानून बनाती है तो राष्ट्र हित जुड़ा होना चाहिए, तभी वो कानून बना पाएगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि वो राज्य सूची का विषय। राज्य सूची में कौन कानून बनाती है, राज्य सरकार बनाती है। तो 249 के तहत तो क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रहित में जो संसद है कानून बना सकती है। किस प्रकार की विधायिका का प्रावधान है भारतीय संविधान में, एक सदनीय, द्विसदनीय, त्रिसदनीय, बहुसदनीय। द्विसदनीय, ठीक है, द्विसदनीय विधायिका है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कृपया वीडियो को काफ़ी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। दोस्तों जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।